हेलो एवरीवन, दिस इज मी प्रत्युष एंड वेलकम टू IQ क्लासेस। तो आप सभी का स्वागत है आप सभी के आपके चैनल पे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज मैं लेके आया हूँ क्लास 10th ISC का स्पेसिमेन पेपर, जो कि बोर्ड के व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, आप लोग के बोर्ड्स आ रहे हैं, आप लोग की डेट शीट भी आ गई है, तो अब हम लोग को तो सैंपल पेपर्स लगाने पड़ेंगे। तो इसीलिए मैं आप लोग के लिए स्पेसिमेन पेपर लेके आया हूँ। तो चलिए इसको लगाते हैं, इससे आपको भी पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। 1 से 15 तक जो है वो सेक्शन ए में आ जाएंगे, और सेक्शन ए में जो है क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। लेकिन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कितने मार्क्स के? 15 मार्क्स के। तो हमें उनको भी एकदम परफेक्टली देखना होगा। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है अ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज। अब पूछ रहा है इसमें से वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है, या तो अल्कोहल, या तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, या तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और या तो ग्लूकोज। हम कैसे पहचाने? मैं यहाँ पे बताता हूँ। जो हमारा अल्कोहल होता है उस पे O- ग्रुप होता है, OH माइनस। तो ये तो हमारा क्या कहते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट नहीं होता। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, ये भी इजिली प्लस और माइनस में ब्रेक हो जाता है। ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स भी बहुत इजीली ब्रेक हो जाते हैं। तो हमारे पास जो बचता है वो बचता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड कैसे होता है? NH4 प्लस और OH माइनस। तो ये इजीली जो होता है वो इलेक्ट्रोलाइट यानी पानी में जो होता है वो डिसॉल्व नहीं हो पाता, इसीलिए हमारा क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज मैक्सिमम। मैं यहाँ पे इसको एक वर्ड से खत्म कर देता हूं। जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है उसका मतलब होता है सिर्फ उसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। क्या है? उसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो इलेक्ट्रॉन की किसको जरूरत होगी? या तो उसके शेल में एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो। तो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल की वैलेंसी होती है 2+2। तो क्या ये गेन कर रहे हैं? नहीं। इलेक्ट्रॉन लेना है हमें, तो क्या ये गेन कर रहे हैं? नहीं, ये तो इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहे हैं। हेलोजेंस, हाँ हेलोजेंस हो सकते हैं, क्योंकि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सभी के ऑक्टेट में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इनको एक इलेक्ट्रॉन जल्दी चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा मैक्सिमम किसकी होगी? हेलोजेंस फैमिली की। क्लियर एवरीवन? तो बचा हुआ इनर्ट गैस तो फुल्ली फील्ड होते हैं, और एल्कली मेटल्स एल्कलाइन अर्थ मेटल की तरह वो भी +1 वैलेंसी शो करते हैं। आगे देखते हैं। इसमें कह रहा है द मेन कंपोनेंट ऑफ ब्रॉन्ज आर। ब्रॉन्ज के जो हमारे मेन कंपोनेंट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं हमारे कॉपर और टिन। अब कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में अ पोलर कोवेलेंट कंपाउंड इज। पोलर कोवेलेंट कंपाउंड का मतलब होता है कि उसके पास डायपोल मोमेंट हो। डायपोल मोमेंट कैसे होगा? उसके पास एक प्लस चार्ज होगा, एक माइनस चार्ज होगा। तो मीथेन देखते हैं। नहीं, हाइड्रो कार्बन दोनों क्या कहते हैं, हमारे न्यूट्रल कंपाउंड्स हैं। अमोनिया, अमोनिया देखते हैं, नाइट्रोजन के पास माइनस और हाइड्रोजन के पास प्लस। तो ये हमारा क्या है, पोलर कंपाउंड। नाइट्रोजन नहीं, क्योंकि इनके बीच में कैसे हो रही है, होमोलिटिक फ्यूजन, यानी जो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है वो दोनों में अब बराबर शेयरिंग के हो रहा है। और क्लोरीन मॉलिक्यूल्स में भी सेम एस ऐसा ही होगा। क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एन एसिड विच हैज 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयंस, जिसमें से 2 हाइड्रोजन इजीली रिमूव हो सके। तो पहला एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? CH3COH। तो इसको अगर मैं ब्रेक करूंगा तो कैसे ब्रेक होगा? CH3COO माइनस प्लस H प्लस। इसमें से तो एक ही हाइड्रोजन निकला, यानी ये पहला वाला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा HCl, HCl में तो हम लोग जानते हैं सिर्फ H प्लस और माइनस, दूसरा वाला भी ऑप्शन गलत हो गया। फॉस्फोरिक एसिड कैसे होता है? H3PO3। इसमें से कितने हाइड्रोजन रिप्लेसेबल हो सकते हैं? इसमें से 3 हाइड्रोजन रिप्लेसेबल हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे तो 2 पूछ रहा है, तो ये भी गलत हो गया। तो बचा हुआ हमारा D, कार्बोनिक एसिड, H2CO3। तो बेसिकली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में हम लोग के पास एक ट्रिक फॉलो करने के लिए भी रहती है कि अगर बाकी ऑप्शन हमें पता है और हमें जो आंसर है वो नहीं पता है, तो हम लोग बाकी ऑप्शन के द्वारा भी हम लोग वो निकाल सकते हैं। जैसे मुझे कार्बोनिक एसिड का मान लीजिए नहीं पता था, लेकिन मुझे बाकी 3 पता थे कि इसके ये सब नहीं है, तो बचा हुआ मेरा कार्बोनिक एसिड हमारा आंसर होगा। फोर्थ क्वेश्चन, नहीं सिक्स क्वेश्चन। सिक्स क्वेश्चन क्या कह रहा है, द हाइड्रोक्साइड विच इज सॉल्युबल इन एक्सेस ऑफ NaOH। क्या कह रहा है यहाँ पे, द हाइड्रोक्साइड विच इज सॉल्युबल इन एक्सेस ऑफ NaOH। ऐसा कौन सा हाइड्रोक्साइड है जो NaOH को बहुत ज्यादा मिलाने पे वो सॉल्युबल हो जाता है?
देखते हैं FeOH, FeOH का मान लिया मैं होल ट्वाइस लेता हूं और यहाँ पे NaOH लेता हूं, तो ये हमारा क्या होता है, वाटर में इनसॉल्युबल होता है, क्योंकि ये क्या करता है, ये प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है और प्रेसिपिटेट वाटर में सॉल्युबल नहीं होता। क्लियर? कॉपर हाइड्रोक्साइड भी सॉल्युबल नहीं होता। कॉपर हाइड्रोक्साइड क्यों सॉल्युबल नहीं होता? क्योंकि ये ब्लैक कलर शो करता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्यों नहीं सॉल्युबल होता है? क्योंकि ये मिल्किश यानी एक तरह से मिल्की सॉल्युबल वाटर हम लोग को फॉर्म करता है। बचा हुआ हमारा लेड हाइड्रोक्साइड, तो ये हमारा वाटर में सॉल्युबल होता है, तो हमारा ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ड्राइंग एजेंट विच इज यूज्ड टू ड्राई HCl गैस। यहाँ पे कौन से चैप्टर से पूछ रहा है, स्टडी ऑफ कंपाउंड, लेकिन कौन सा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। क्लियर? तो अभी इसमें पूछ रहा है ऐसा कौन सा ड्राइंग एजेंट है यूज होता है HCl गैस के लिए। इसमें कौन सा पूछ रहा है, HCl गैस के लिए कौन सा ड्राइंग एजेंट यूज होता है। तो मैं यहाँ पे इसका ऑप्शन लिख सकता हूँ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर बेस्ड क्वेश्चन था। फिर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है द कैटलिस्ट विच इज यूज्ड इन हैबर प्रोसेस। हैबर प्रोसेस में क्या यूज होता है, फाइनली डिवाइडेड आयरन, यानी आयरन के जो हमारे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया हुआ उसने रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 44 और वेपर डेंसिटी पूछ रहा है, तो मैं यहाँ पे इसका फॉर्मूला लिखता हूँ। जो हमारा मॉलिक्यूलर मास होता है वो 2 इंटू वेपर डेंसिटी होता है। उसने हमको मॉलिक्यूलर मास दे रखा है 44 इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी, तो वेपर डेंसिटी हमारी कितनी आ जाएगी, 22। आंसर में है 22। क्या बात है यार, आंसर में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एन एक्वस कंपाउंड विच टर्न्स कलरलेस फिनोल्फथैलीन टू पिंक। मतलब यहाँ पे कह रहा है जो हमारे पास ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो कलरलेस है और लेकिन बाद में वो कौन सा कलर शो कर रहा है, वो बाद में वो पिंक कलर शो कर रहा है। तो ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो शो करेगा। आप लोग अगर क्या कहते हैं, अगर एक बार भी स्टडी ऑफ कंपाउंड चैप्टर को अगर पूरे ध्यान से अगर उससे गो थ्रू हो लेना तो आप लोग को बहुत अच्छे से आंसर मिल जाएगा। इसका आंसर है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अ गैस व्हेन कार्बन रिएक्ट विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। मैं यहाँ पे लिखता हूं कार्बन जो है वो किससे रिएक्ट कर रही है, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से। तो यहाँ पे क्या बना देगा, यहाँ पे जो बनाएगा H2CO3 और यहाँ पे कौन सी गैस निकल जाएगी, SO2। तो इसीलिए यहाँ पे कौन सी गैस रिमूव हो रही है, सल्फर डाइऑक्साइड। अब यहाँ पे देखते हैं एन ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर्ड व्हेन इथेनॉल अंडरगोस डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब है कि यहाँ पे वाटर का क्या हो रहा है, रिमूवल। आप लोग ने बॉस मूवी तो देखी होगी, बॉस मूवी में क्या है, अक्षय कुमार का डायलॉग क्या है, अपने को तो बस पानी निकालना है। तो यहाँ से भी हम लोग पानी ही निकालेंगे। तो ये CH2 OH और इसको H मैंने इस तरह लिख दिया ताकि आप लोग को इजीली दिखे कि वाटर रिमूवल कैसे हो रहा है। रिएक्शन तो सभी कहते हैं कि ऐसे हो जाती है, लेकिन मैं आप लोग को बताऊंगा कि रिएक्शन एक्चुअल में होती किस तरह। तो यहां से वाटर का रिमूवल हुआ। अब वाटर का अगर रिमूवल हो गया तो यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो यहाँ पे क्या बन गया हमारे पास इथीन। तो हमारा ऑप्शन क्या है, डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द IUPAC नेम ऑफ मिथाइल एसिटाइलिन। मिथाइल एसिटाइलिन इज। अब पहले मिथाइल एसिटाइलिन का स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये रहा हमारा मिथाइल एसिटाइलिन का स्ट्रक्चर बनाते हैं, C ट्रिपल बॉन्ड CH। इसकी नेमिंग करते हैं 1 2 3। इसकी नेमिंग क्या हो गई, 1 2 3। हमने इधर से नेमिंग क्यों किया, क्योंकि जो हमारी ट्रिपल बॉन्ड की प्रायोरिटी है वो ज्यादा है, तो हम लोग नेमिंग किसकी तरफ से करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड की तरफ से करेंगे। तो अब इसकी नेमिंग करते हैं 1 2 3। 1 पे क्या है, आइन, और कितने कार्बन की चेन, 3, तो प्रोप आइन। तो ऐसा कोई क्वेश्चन में नेमिंग दे रखा है, हाँ ये फर्स्ट वाला पार्ट दे रखा है ना, तो टिक लगाएंगे ना। समझ आया ना, आगे बढ़ते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द प्रोडक्ट फॉर्म्ड एट कैथोड इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ एन आर्टिकल विद निकल। इसमें कह रहा है ऐसा कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होता है कैथोड पे जब हम निकल की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं। तो अगर यहाँ पे निकल कर रहे हैं तो बाकी कोई तो हो नहीं सकता, और अगर यहाँ पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग की बात हो रही है यानी यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस की बात हो रही है, और इलेक्ट्रोलिसिस में कौन मूव करता है, आयंस मूव करते हैं।
तो यहाँ पे निकल के आयंस मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है एक एल्कली मेटल है जो पीरियड थर्ड का है और उसका ग्रुप क्या है 1। पीरियड थर्ड का मतलब है उसके पास 3 शेल्स होंगे। कितने शेल्स होंगे? 3 शेल्स होंगे। देखते हैं लिथियम, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है। अगर लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है तो उसके पास शेल कितने बनेंगे? 2 1। ये तो बिल्कुल नहीं है। पोटेशियम देखते हैं, पोटेशियम को होता है 19, तो 2 8 8 1। तो क्या इसमें 3 शेल्स हैं? नहीं, इसमें 4 शेल्स हैं। ये तो 4th पीरियड का हो गया, तो ये भी नहीं है। मैग्नीशियम देखते हैं 2 8 2, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 12 होता है। हाँ, इसमें तो 3 शेल्स हैं। लेकिन दूसरा भी देख लेते हैं, सोडियम, सोडियम 11, तो 2 8 1। अरे ये भी 3rd पीरियड का। अब इन दोनों में कैसे फैसला करें कि कौन सा सही है? देखिए मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2, इसीलिए ग्रुप 2 का एलिमेंट है। और सोडियम के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? ग्रुप 1, इसलिए ग्रुप 1 का एलिमेंट है। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा? सोडियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है The diagram shows an experiment set up for the laboratory preparation of an pungent smell. The gas is in alkaline in nature. आपको पहले ही समझ जाना चाहिए कि उसने यहाँ पे हिंट दे दिया है क्वेश्चन में कि पंजेंट स्मेल गैस की बात कर रहा है और वो एल्कलाइन नेचर का है। वो कौन से नेचर का? एल्कलाइन। तो इससे हम ये बात यहाँ पे समझ जाते हैं कि जो हमारा ए कंपाउंड है इसमें कौन सी गैस कलेक्ट हो रही होगी। ये जो पूरा एक्सपेरिमेंट बेसिकली जो बता रहा है किसके बारे में बता रहा है? अमोनिया के बारे में। तो यहाँ पे कौन सी गैस इवॉल्व हो रही होगी? अमोनिया गैस। क्लियर? अब इसकी बैलेंस रिएक्शन की बात करते हैं। बैलेंस रिएक्शन इसकी बहुत इजी है। सिर्फ आप लोग को 2 टर्म याद रखने हैं 2 रिएक्टेंट में। एक है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगर यहाँ पे अमोनिया गैस रिमूव हो रही है तो हम रिएक्टेंट में, अगर मैंने एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लिया है तो मैं दूसरा कंपाउंड कौन सा लूंगा? अमोनिया के ही टर्म में लूंगा, NH4Cl। इसको हम लोग बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड। क्लियर है एवरीवन? तो यहां से जो बेसिकली बनता है वो हमारा एक सॉल्ट फॉर्म होता है CaCl2। अच्छा, हम लोग को अमोनिया गैस निकालनी है ना, तो सबसे पहले हम लोग अमोनिया गैस रिमूव कर देते हैं और यहां से जो बचा हुआ बनेगा वो हमारा वाटर बनेगा। क्लियर एवरीवन? अब इसको बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 1 n, यहाँ पे 2 3 4 5, इधर दिए हुए 6, यहाँ पे मैंने 2 कर दिया, यहाँ पे फिर मुझे यहाँ पे 2 करना पड़ेगा और यहाँ पे 2 करना पड़ेगा। अगर आप लोग को अभी तक बैलेंसिंग नहीं आती है तो मैंने इसके ऊपर भी यूट्यूब पे एक वीडियो बना रखी है। तो आप लोग को कुछ नहीं करना है, सिर्फ ऊपर टैप करना है, टैप में लिखना है हाउ टू बैलेंस अ रिएक्शन बाय IQ क्लासेस या बाय प्रत्युष सर, तो आप लोग को उस पर भी एक वीडियो मिल जाएगी। तो हम लोग ने क्या किया? हम लोग ने इसकी बैलेंस इक्वेशन भी लिख ली। अब इसमें कह रहा है हाउ इज द गैस बीइंग कलेक्टेड। इसमें कह रहा है हाउ इज द गैस बीइंग कलेक्टेड, तो हम इसकी गैस को कैसे कलेक्ट करते हैं? बाय डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट। क्लियर एवरीवन? अब भला क्लियर कैसे नहीं होगा? What is the purpose of using y? यहाँ पे जो कह रहा है, यहाँ पे जो y लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है? यहाँ पे ये y क्यों लिखा गया है? इसका ये मतलब है यहाँ पे जितनी भी क्या कहते हैं जो नीचे हम लोग एक तरह से कह सकते हैं जितना भी हमारा प्रेसिपिटेट इकट्ठा हो रहा है, जितना भी हमारा प्रेसिपिटेट शो हो रहा है वो यहाँ पे y शो कर रहा है। तो हमारा ये मैं आप लिख देता हूँ, हमारा प्रेसिपिटेट क्या शो हो रहा है? CaO, जिसको यहाँ पे मैं बोलता हूँ क्विक लाइन CaO। क्लियर एवरीवन? इसमें इसका अगला पार्ट क्या कह रहा है? ई पार्ट कह रहा है हाउ विल यू फाइंड द जार इज फुल ऑफ गैस। इसमें कह रहा है हम कैसे पहचानेंगे जो हमारा जार है वो गैस से फिल हो गया। देखिए जो हमारा पहले जो था, जो हमारी गैस इवॉल्व हो रही थी वो हमारे रेड कलर की थी। जब ये ब्लू कलर की हो जाएगी तो हम लोग इससे पहचान जाएंगे कि ये जो है इसमें सारी गैस फिल हो गई। तो रेड लिटमस टू ब्लू लिटमस अगर ये फॉर्म शो करता है तो हम पहचान जाएंगे जो जार है हमारा ये फुल ऑफ गैस से फिल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बस आप लोगों को बेसिकली थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत है। पेपर बिल्कुल टफ नहीं आता, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन से आता है। जैसे आप लोग पढ़ते हैं बस वैसे ही क्वेश्चन आता है, लेकिन आप लोग क्या कहते हैं, थोड़ा सा घबरा जाते हैं। ये तो वही बात हो गई ना कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा और आप लोग को फंसाएगा, और हमें फंसना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है
मैच द कॉलम, हमें एसिड सॉल्ट दिया हुआ है, एसिड सॉल्ट, बेसिकली यहाँ पे एक एसिड सॉल्ट हम लोग देखते हैं क्या है, ब्लैक इन कलर, नहीं, रेडिश ब्राउन, नहीं, ये तो सब कलर्स हैं। हाइड्रोजन क्लोराइड, नहीं, हाइड्रोजन क्लोराइड कैसे नहीं है, क्योंकि ये हमारा क्या है, एक एसिड फॉर्म कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब नेक्स्ट देखते हैं, सॉल्युबल इन एक्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड, नहीं, ये तो हमारा बेस है, तो हमारा बचा क्या हो गया, ऑप्शन 4, तो इसके साथ क्या आ जाएगा, एसिड सॉल्ट के साथ ऑप्शन 4। नेक्स्ट देखते हैं, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड क्या होगा, अब कॉपर ऑक्साइड, कॉपर जब भी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होता है या ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसको हम हीट करते हैं तो वो कौन सा कलर शो करता है, वो ब्लैक कलर शो करता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिंक हाइड्रोक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड इसलिए अगर मैं एक्सेस अमाउंट में अगर उसको सॉल्युबल करता हूं, एक्सेस अमाउंट में अगर मैं उसको क्या कहते हैं डिसॉल्व करता हूं इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा 5, जो कि हमको डायरेक्ट ही दे रखा हुआ है। बचा हुआ क्वेश्चन इसमें क्या है, कॉपर मेटल, कॉपर मेटल क्या होगा, कॉपर मेटल, अगर मैं कॉपर को हीट कर देता हूं तो वो हमारा ब्लैक कलर शो करता है, और जो हमारा बेसिकली नॉर्मल कॉपर मेटल होता है वो हमारा कैसा होता है, रेडिश ब्राउन, कैसा होता है, रेडिश ब्राउन। और अब हमारा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी हम साफ साफ देख सकते हैं, हमारे पास सिर्फ ऑप्शन, इसके लिए कौन सा ऑप्शन बचा है, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन 3। तो जो हमारा पोलर कंपाउंड है, हमारा पोलर कंपाउंड है, उसके लिए कौन सा ऑप्शन बचा, 3, तो इसके लिए आंसर क्या हो गया, 3। मैं समझा भी देता हूं, जो पोलर कंपाउंड्स होते हैं उनमें डाइपोल चार्ज प्रेजेंट होते हैं, एक प्लस एक माइनस, तो HCl के पास भी एक प्लस एक माइनस, यानी यहाँ पे डाइपोल क्रिएट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मैं फिर कह रहा हूं, अगर आप लोग को कहीं पे भी कोई भी समझने में दिक्कत होती है तो आप फिर से वीडियो देखिए, जितनी बार देखेंगे उतनी बार समझ आएगा, और नोट्स लेके बैठिए, और जितना अभी मैं पढ़ा रहा हूं इस सबका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो ये सारे आंसर ऑलरेडी नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में भी दे रखे हैं। तो अगर आप लोग समझना चाहते हैं और समझ रहे हैं तो आप वीडियो देखिए, और आप लोग को आंसर चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जा सकते हैं। और मुझे पूरा पता है आप जाएंगे जरूर, इसीलिए तो बनाया है। इसमें थर्ड कह रहा है कंप्लीट द फॉलोइंग बाय चूजिंग द करेक्ट आंसर, हमें सिर्फ क्या फाइंड करना है, करेक्ट आंसर फाइंड करना है। अमोनिया इज इन द लिक्विफाइड फॉर्म इज, अमोनिया क्या है हमारा लिक्विड फॉर्म में, ये बेसिक है कि न्यूट्रल है। ऑर्गेनिक कंपाउंड आर जनरली सॉल्युबल इन, ये वाटर में सॉल्युबल होंगे कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होंगे। एंड इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज्ड इन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर, तो पहले का आंसर लिख लेते हैं, पहला जो आंसर होगा हमारा ए का न्यूट्रल, क्योंकि न्यूट्रल में ये लिक्विफाइड होते हैं। नंबर बी देखें, बी क्योंकि ये क्या है हमारा पोलर कंपाउंड है अमोनिया। ऑर्गेनिक कंपाउंड आज जनरली इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में और सॉल्युबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन क्या कह रहा है, एंड इनर्ट इलेक्ट्रोड विच इज यूज्ड इन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर, तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं प्लैटिनम। हाइड्रोकार्बन हैविंग डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड किस में होते हैं, डबल बॉन्ड हमारे ईन में होते हैं, तो अगर मैं यहाँ पे इधर कार्बन कार्बन लगा दूं CH2 तो इसको क्या बोलेंगे, एल्कीन, या फिर इसका दूसरा नेम इथीन, क्योंकि दो कार्बन है ना, दो कार्बन के लिए क्या होता है एथ, और डबल बॉन्ड के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ईन यूज करते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा फोर्थ वाले में एल्कीन। ई वाला ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पे ई में कह रहा है एन एल्कलाइन गैस गिव्स देन वाइट फ्यूम्स विद HCl क्लोराइड गैस, हम लोग यहाँ पे HCl क्लोराइड गैस दिया है, हम लोग HCl क्लोराइड गैस से ही अंदाजा लगा सकते हैं। अगर आप लोग ने स्टडी ऑफ कंपाउंड में हाइड्रोक्लोरिक एसिड में देखा होगा तो वहां पे हम लोग NH4Cl अमोनियम क्लोराइड का हम लोग यूज कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है द प्रॉपर्टी बाय विच कार्बन बॉन्ड्स विच इटसेल्फ टू फॉर्म लॉन्ग चेन, यहाँ पे कार्बन की प्रॉपर्टी बता रहे हैं और कार्बन प्रॉपर्टी कह रहे हैं कि या तो लॉन्ग चेन में होगा
या तो रिंग फॉर्म में होगा, और जो इसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करता है वो किससे थ्रू शो करता है, वो थ्रू शो करता है कैटिनेशन प्रॉपर्टी के थ्रू। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अच्छा, आयंस ही हमारी क्या वाटर में प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, तभी तो हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। तो यहाँ पे तो बी ऑप्शन बहुत इजी हो गया। बी ऑप्शन हमारा क्या है, इलेक्ट्रोलाइट, या फिर मैं इसको आयनिक भी लिख सकता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ एन न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम। तो ये प्रॉपर्टी जो शो करता है, ये प्रॉपर्टी होती है आयनाइजेशन। ये प्रॉपर्टी किसके थ्रू शो करता है, ये प्रॉपर्टी शो करता है आयनाइजेशन एनर्जी के थ्रू। ये पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का कॉन्सेप्ट है। अगर आप लोग ने अभी तक पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का चैप्टर नहीं पढ़ा है तो उस पे भी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, तो आप वहां पे जाके ऊपर यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज बाय IQ क्लासेस या बाय प्रत्युष सर। तो वहां से आप लोग को पूरी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द बॉन्ड फॉर्म्ड by a shared pair of electrons with both electron coming from the same atom। अच्छा, इसमें डी ऑप्शन तो रह गया। नेम द प्रोसेस बाय विच बॉक्साइट ओर इज कंसंट्रेटेड। तो इसका सिर्फ एक ही मेथड है, वो है लीचिंग। क्लियर एवरीवन? और इसमें कह रहा है द बॉन्ड formed by a shared pair of electrons with both electron coming from the same atom। तो इसका मतलब है कि मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, वो सॉरी एक एटम है, उसके पास इलेक्ट्रॉन है और वो दोनों इलेक्ट्रॉन अपने शेयर कर रहा है, अपने शेयर कर रहा है, कंप्लीटली ट्रांसफर नहीं कर रहा है, वो शेयर कर रहा है ए बॉन्ड के थ्रू, और उस बॉन्ड का नाम होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। उस बॉन्ड का नेम क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। समझ आया सभी को? तो यहां तक हम लोगों ने अभी तक इसके सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। अब इसका नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में कह रहा है हमें इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाना है। बनाते हैं। 2 पेंटेनॉल का, पेंटेनॉल यानी यहाँ पे कौन सा ग्रुप है, अल्कोहल ग्रुप है, और यहाँ पे 2 लिखा हुआ है ना, यानी कौन सी पोजीशन पे है, सेकंड पोजीशन पे। तो बनाते हैं। पेंट मतलब क्या हो गया, 5 कार्बन, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन। क्लियर? अब अगर इस कार्बन और 2 पे क्या लगा हुआ है, OH ग्रुप, मैंने 2 पे OH ग्रुप लगा दिया, अल्कोहल ग्रुप लगा दिया। इस कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है, आप लोग ने पढ़ा होगा कैटेनेशन प्रॉपर्टी के साथ, कार्बन की टेट्रा वैलेंसी होती है। कितनी वैलेंसी होती है, टेट्रा वैलेंसी होती है। तो यानी कार्बन कितनी वैलेंसी शो करेगा, सिर्फ 4। यहाँ पे कार्बन के कितने बॉन्ड बने, 1, तो कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा, 3, और वो भी किसके साथ, हाइड्रोकार्बन चैप्टर का है ना ये, कितने बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। यहाँ पे कार्बन की 2 वैलेंसी, 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे कार्बन की 2 वैलेंसी, 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे कार्बन की 3 वैलेंसी, 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे कार्बन की 3 वैलेंस 1 वैलेंसी, तो 3 हाइड्रोजन। आई होप आप लोग को समझ आया होगा ये किसका स्ट्रक्चर है, ये पेंटेनल का स्ट्रक्चर है। हम लोग फटाक से इथेनॉल का भी बना देते हैं। एच मतलब कितने कार्बन, 2 कार्बन, 1 कार्बन, 2 कार्बन। अल, इसके देखिए नेम के आखिरी में क्या लगा हुआ है, अल। अल मतलब एल्डेहाइड ग्रुप। अल मतलब क्या, एल्डेहाइड ग्रुप। C डबल बॉन्ड OH, ये हमारा होता है एल्डेहाइड। एल्डेहाइड ग्रुप कौन सा होता है, CHO ग्रुप होता है। क्लियर? तो अब इस कार्बन पास कितनी वैलेंसी है, 1 वैलेंसी, तो इसको सेटिस्फाई करने के लिए कितने हाइड्रोजन आएंगे, 3 हाइड्रोजन। तो ये इसकी नेमिंग क्या हो गई, एथेनल। अब नंबर थर्ड देखते हैं। थर्ड में कह रहा है 1 ब्यूटीन, यानी जो ईन है, यानी जो डबल बॉन्ड है, वो कौन सी पोजीशन पे, वो 1 पोजीशन पे। पहले ब्यूट कितने कार्बन की चेन होती है, 3 कार्बन की चेन होती है, बनाते हैं 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे, 1 पोजीशन पे। तो इस कार्बन के पास कितनी वैलेंसी है, 1, तो इसके पास कितने हाइड्रोजन आएंगे, 3 हाइड्रोजन, इसके पास 2 हाइड्रोजन। सेम एज इसके पास कितनी वैलेंसी, 3 वैलेंसी, तो इसके पास 1 हाइड्रोजन आएंगे, और इसके पास 2 वैलेंसी है तो 2 हाइड्रोजन आएंगे। क्लियर? अभी तक हमसे पहले क्वेश्चन में उसने नेम दिया था और स्ट्रक्चर पूछ रहा था। अब दूसरे क्वेश्चन में उसने स्ट्रक्चर दिया है और नेम पूछ रहा है। अच्छा, यहाँ पे देखिए OH ग्रुप लगा हुआ है, यानी अल्कोहल ग्रुप लगा हुआ है, यानी नेम के आखिरी में ऑल लगा हुआ है। इससे पहले ऊपर वाले क्वेश्चन में भी मैंने बताया था। तो 1, 2, 3, 4 कितने कार्बन की चेन, 4 ब्यूट, सिंगल बॉन्ड तो एन।
अब ऑल लगा है कौन सी पोजीशन पे, ब्यूट 1 ऑल या ब्यूटेनॉल। नेक्स्ट देखते हैं 1 2 3। क्या मैंने नेमिंग सही किया है? नहीं, क्योंकि इसके ऊपर मैंने बताया था नेमिंग हम कहां से करते हैं, जहां से हमें ट्रिपल बॉन्ड पास पड़ता है, जहां से ट्रिपल बॉन्ड पास पड़ता है हम लोग वहां से नेमिंग करते हैं। नेमिंग करते हैं 1 2 3। तो 1 पे क्या है, ट्रिपल बॉन्ड, तो मैं यहाँ पे 1 पे क्या है, आइन है। कितने कार्बन की चेन है, 3 कार्बन की चेन है, तो 3 कार्बन के लिए प्रोप, प्रोप 1 आइन या प्रोपाइन। इससे ऊपर वाले भी क्वेश्चन में हम लोग ने प्रोपाइन का स्ट्रक्चर बनाया था ना। आई होप आप लोग को यहां तक पूरा समझ आया होगा। तो मैंने अभी तक क्या पढ़ाया आप लोग को, क्लास 10th आईएससी का स्पेसिमेन पेपर दिखाया, जिसमें मैंने पूरा सेक्शन ए एकदम डिटेल में कंप्लीट कराया। अगर अभी आप लोग को समझ नहीं आया है तो आप फिर से इस वीडियो को देखिए, ताकि आप लोग को और क्लियर, क्योंकि हमें एग्जाम में फुल मार्क्स लाने, हमें 1 मार्क्स भी कम नहीं चाहिए। क्लियर? अब इसके बाद हम लोग सॉल्व करते हैं सेक्शन बी। इसके बाद हम लोग क्या सॉल्व करेंगे, सेक्शन बी सॉल्व करेंगे। फिर हम लोग सेक्शन बी में कितने क्वेश्चंस होते हैं, 3 to 8 क्वेश्चंस होते हैं। फिर उसको हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे। फिर उसके बाद आप देखिएगा कि आपकी क्या कहते हैं तैयारी कितनी ज्यादा चल रही है। ओके, में जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है व्हेन बैरियम क्लोराइड सॉल्यूशन इज एडेड टू अ सॉल्यूशन of compound B, a white precipitate is insoluble in dilute hydrochloric acid is formed। अच्छा, ये कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है, ये एनालिटिकल केमिस्ट्री का है। उसमें ये डायरेक्ट आंसर देता है कि इसमें जो है क्या कहते हैं, कोई एक सल्फेट जो कंपाउंड बी है हमारा, इसमें कह रहा है आइडेंटिफाइड द एनायन। तो इसमें जो एनायन हमारा जो प्रोड्यूस होता है वो होता है हमारा सल्फेट आयन। क्लियर? अब कंपाउंड क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर बी में कह रहा है व्हेन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज एडेड टू कंपाउंड डी। कह रहा है हमारा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है जो कंपाउंड डी में ऐड कर रहे हैं। अ गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन टर्न्स लाइम वाटर मिल्की एंड हैज नो इफेक्ट ऑन एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। मैं यहाँ पे आप लोग को डायरेक्ट बताता हूँ। When अगर मैं यहाँ पे CO2 गैस इज पास करता हूँ, CO2 गैस इज पास्ड, CO2 गैस इज पास थ्रू लाइम वाटर। मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, अच्छा यहाँ पे कौन सी कह रहा है, कंपाउंड डी है जो गैस प्रोड्यूस कर रहा है। वो गैस कौन सी है, एक CO2 गैस है। टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा जो प्रेसिपिटेट बनता है वो व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा मिल्किश फॉर्म करता है और इसका कोई भी इफेक्ट नहीं होता है, बट हैज नो इफेक्ट, but has no effect on acidified potassium dichromate सॉल्यूशन। क्लियर? और यहाँ पे अगर मैं एनायन की बात करूं तो एनायन यहाँ पे कौन सा होगा, CO3 2-। यहाँ पे कौन सा एनायन है, यहाँ पे है कार्बोनेट एनायन। कौन सा एनायन है, यहाँ पे है कार्बोनेट एनायन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का ही ये जो सेकंड पार्ट है, उस सेकंड में जो फर्स्ट पार्ट है इसमें रिएक्शन दे रखी है कि यहाँ पे सल्फर रिएक्ट कर रहा है कंसंट्रेटेड HNO3 से। अच्छा, यहाँ पे एक ट्रिक बताता हूँ कि इस रिएक्शन को सॉल्व कैसे करेंगे। अच्छा, S और H मिलके कोई एक एसिड बनाता है ना, हाँ हमको पता है कौन सा, H2SO4 हमने बना दिया। क्या NO3 में से कोई एक NO2 गैस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की स्मेल आ रही है, हाँ आ रही है। फिर उसके बाद अगर ये हो गया है तो H और O बचा हुआ है, तो यहाँ मिलके क्या बनता है, वाटर। ये तो 3 मैंने एक ट्रिक के फॉर्म में बताया ताकि आप लोग को अच्छे से याद रहे। अब इसको अगर बैलेंस करना है तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे आ गया 6। अगर ये 6 हो गया है तो मुझे यहाँ पे 6 2, यहाँ पे मैंने इसको 2 2 जा 4 2 जा 6 हो गया, और यहाँ पे 6 हो गया, 6 2 जा 8 6 2 जा 12 12 ओ हमारे हैं 16 16 18। यहाँ पे देखते हैं 6 3 जा 18। गुड, बैलेंस। अगर आप लोग को बैलेंसिंग अभी भी नहीं आती है तो मैंने बैलेंसिंग के ऊपर भी एक वीडियो बनाया हुआ है, तो आप ऊपर सर्च कर सकते हैं हाउ टू बैलेंस अ रिएक्शन
बाय IQ क्लासेस या बाय प्रत्युष सर, तो आपको वहां से भी बैलेंस की ट्रिक में मालूम पड़ जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे है ZnS प्लस HCl, तो यहाँ पे Zn 2 प्लस सल्फर 2 माइनस H प्लस Cl माइनस। आप लोगों को कैची चलानी आती है तो बस कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ कैची चलाना है और प्लस और माइनस को मिलाना है। तो यहाँ से क्या बन जाएगा ZnCl2 और यहाँ से क्या बन जाएगा H2S। क्लियर? अगर रिएक्शन बैलेंस करनी एक Zn यहाँ पे 2 Cl और 2 H हैं, तो यहाँ पे 2 हो गया सिंगल सिंगल, तो यहाँ से भी ये रिएक्शन भी बैलेंस हो गई और कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि जो हमारा A है उसका हमको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर हमको बतानी है कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन होगा। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वही होगा जो इलेक्ट्रॉन इजिली गेन करेगा। तो यहाँ पे देखते हैं कौन होगा। यहाँ पे पहले होगा क्लोरीन क्योंकि उसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, फिर होगा सल्फर क्योंकि उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, फिर होगा सिलिकॉन क्योंकि उसको 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, और जो हमारे सोडियम और पोटेशियम है ये ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं। जो भी ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, क्योंकि तभी तो वो मेटल्स होते हैं। तो ये तो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना चाहेंगे, ये गेन तो नहीं करना चाहेंगे क्योंकि इनको स्टेबिलिटी चाहिए। तो उसके बाद आता है सोडियम और फिर उसके बाद आएगा पोटेशियम। क्लियर? तो ये हमारा क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। समझ आया आप लोग को? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मेटेलिक कैरेक्टर की बात कर रहा है। मेटेलिक कैरेक्टर मतलब सबसे अच्छा मेटल कौन होगा, सबसे अच्छा मेटल वही होगा जो इलेक्ट्रॉन को इजीली लूज कर देगा। लूज कहां से करता है, आउटर मोस्ट शेल में। अगर आप लोग को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मेटेलिक कैरेक्टर और एटॉमिक साइज के बारे में अगर नहीं पता है तो मैंने पीरियोडिक टेबल की सीरीज ऑलरेडी बना रखी है, तो आप ऊपर सर्च करके देख सकते हैं पीरियोडिक टेबल बाय IQ क्लासेस या बाय प्रत्युष सर। तो आप लोग को पीरियोडिक टेबल के ऊपर पूरी सीरीज मिल जाएगी, वहां पे मैंने एक एक डेफिनेशन को एकदम क्लियरली आइडेंटिफाई किया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे अच्छा मेटेलिक कैरेक्टर कौन होगा जो इलेक्ट्रॉन को इजीली लूज कर देगा। अच्छा, मेटेलिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप क्या होता है, डाउन ऊपर से नीचे आने पे मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, इंक्रीज होता है, और लेफ्ट से राइट जाने पे डिक्रीज होता है। तो यहाँ पे देखते हैं बेरिलियम, लिथियम, फ्लोरीन, कार्बन, बोरॉन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, तो ये सब कौन से एलिमेंट्स हैं, ये सब हमारे लेफ्ट टू राइट यानी एक पीरियड्स में है। तो पीरियड में जाने में क्या होता है, मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है। तो सबसे ज्यादा जिसका होगा उसका लिख लेते हैं, लिथियम, फिर आ जाएगा बेरिलियम, फिर बोरॉन, देन कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड देन फ्लोरीन। तो क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो फ्लोरीन का तो सबसे कम हो जाएगा क्योंकि फ्लोरीन का 9 8 7 6 5 4 3। तो ये ऑर्डर किसका है, ये ऑर्डर है मेटेलिक कैरेक्टर का। नाउ सी ऑप्शन देखें, इसमें कह रहा है एटॉमिक साइज सबसे ज्यादा किसका होगा। एटॉमिक साइज डाउन द ग्रुप आने पर क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो सबसे कम फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। तो सबसे कम किसका हो जाएगा, फ्लोरीन का, फिर उससे बड़ा क्लोरीन, फिर उससे बड़ा ब्रोमीन, फिर उससे बड़ा आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि हमको इन अ कोवेलेंट कंपाउंड द बॉन्ड फॉर्म ड्यू टू द, यहाँ पे क्या हम इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसफर हम लोग आयनिक बॉन्ड में करते थे। जैसे मान लीजिए कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है हमेशा नॉन मेटल के बीच में बनता है। जैसे मान लेते हैं कार्बन और हाइड्रोजन मिलके क्या बनाते हैं, मीथेन बनाते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, ये इसका इलेक्ट्रॉन, ये इसका इलेक्ट्रॉन। तो इन्होंने क्या किया, आपस में शेयरिंग करी ना, इन्होंने ट्रांसफर तो नहीं किया इलेक्ट्रॉन्स को, तो उसी को हम लोग बोलते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ मॉलिक्यूल विच हैज अ सिंगल लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अमोनिया का अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं, अमोनिया का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, NH3 है, यहाँ पे मैंने 3 H ले लिए। नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, 5, तो 2 लोन पेयर आ गए। अब वाटर का स्ट्रक्चर देखते हैं, ये रहा ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, 4, तो यहाँ पे कितने, मतलब उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 1 2 3 4, ये रहा 5 6 और ये रहा 7 8। तो यहाँ पे नाइट्रोजन के पास कितने लोन पेयर्स हैं, नाइट्रोजन के पास
ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर्स हैं? ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, तो एक लोन पेयर हमको कौन किस में दिख रहा है? अमोनिया में। तो हमारा जो आंसर हो गया NH3 अमोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर सॉलिड स्टेट। क्योंकि सॉलिड है उसमें इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होगी? उसमें तो आयंस ही नहीं होंगे, इसलिए आयंस हमेशा किस में लूज होते हैं? या तो लिक्विड सॉल्यूशन या तो गैसियस फॉर्म में। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, और इसमें कह रहा है व्हाट इज द रोल प्लेड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। ये कौन से चैप्टर से? ये मेटलर्जी चैप्टर से, इसलिए हम लोग के लिए मेटलर्जी चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है। तो हमसे क्रायोलाइट का हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे पूछ रहा है इसका एक कोई रोल बताइए। तो बेसिकली क्रायोलाइट का जो रोल होता है एल्यूमिनियम में, ये क्या करता है? ये टेम्परेचर को कम करता है। क्या करता है? टेम्परेचर को कम करता है। कितना? 950 डिग्री सेल्सियस तक। लिखते हैं यहाँ पे, इट लोवर द फ्यूजन टेम्परेचर फ्रॉम, कहां से कम करेगा? 2000 अप्रॉक्स 2000 से कहां तक करता है? 950 तक। तो लिख लेते हैं 950 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? अगर यहाँ पे टेम्परेचर कम हो रहा है तो उसकी कंडक्टिविटी को क्या कर देता है? इंक्रीज कर देता है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्रायोलाइट का यूज करते हैं, वरना यहाँ पे टेम्परेचर बहुत हाई था। नेक्स्ट रोल देखते हैं ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट का रोल तो सभी को पता है। ग्रेफाइट हमारा क्या होता है? इट हैज, इसके पास क्या होता है? इट हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्लियर? अब क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में कह रहा है, अच्छा ये न्यूमेरिकल है, कौन से चैप्टर से? नंबर ऑफ मोल्स से, यानी स्टोइकियोमेट्री से। देखते हैं क्या कह रहा है। इसका ए पार्ट देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है अ गैस सिलेंडर इज फिल्ड विद हाइड्रोजन एंड इट होल्ड्स 5 ग्राम ऑफ गैस, द सेम सिलेंडर होल्ड्स 85 ग्राम एंड एक्स अंडर सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, कैलकुलेट द वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी तो बहुत इजी है, तो मैं यहाँ पे वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला लिख लेता हूँ। वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? सेम मॉलिक्यूल ऑफ गैस अपॉन द सेम मॉलिक्यूल ऑफ जो हमको एक्स गैस दी हुई है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मास ऑफ गैस, पहली कौन सी पोजीशन पे? एट एसटीपी पोजीशन पे। फिर हम लोग लेते हैं मास ऑफ इक्वल, यहां पे मास ऑफ क्या लेंगे? हमको कौन सी गैस से रखी है? हाइड्रोजन। तो यहां पे हम लेते हैं मास ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन। तो यानी मैं यहां पे लिख सकता हूं नंबर ऑफ मोल्स किसके? हाइड्रोजन के। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्स गैस। नंबर ऑफ मोल्स हाइड्रोजन के हमको कितने दिए हुए? 5। अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स होता क्या है? मास अपॉन मोलर मास होता है। तो हमको हाइड्रोजन का मास दिया हुआ है 5 और उसके मोलर मास कितना होता है? 2। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स हमको एक्स गैस के निकालने, उसका मास दिया हुआ है 85 और हमको क्या एक्स दे रखा है? हमको एक्स नहीं दे रखा है। अच्छा, पहले मैं यहाँ पे वॉल्यूम डेंसिटी तो निकाल दूं। तो यहाँ पे है 85 को अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूं तो हमारा आ जाता है 17। तो यहाँ से ये क्या आ गया? यहाँ से बेसिकली आया कि हमने कितना वेपर डेंसिटी इसकी निकाली। अब मैं इसके नंबर ऑफ मोल्स के बारे में देखता हूँ। नंबर ऑफ मोल्स के बारे में इसलिए देख रहा हूं क्योंकि यह मुझे यहाँ पे कह रहा है गिवन द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ CH3COOH। किसका एम्पेरिकल फॉर्मूला? CH3COOH का। तो मैं यहाँ पे देखता हूं इसका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्स गैस 85। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एक्स। तो बेसिकली मैं यहाँ पे इसको इस तरह लिख सकता हूँ ना, 85
इंटू टू डिवाइड बाय 5, 85 इंटू टू डिवाइड बाय 5, तो यहाँ पे ये पूरा कट के कितना आ जाएगा 17 इंटू टू, यानी मेरे पास आंसर कितना आ गया 34। क्लियर? तो ये तो बहुत इजी था, हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ दोनों के नंबर ऑफ मोल्स को इक्वल कर दिया और यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट आ गया। और हम लोग ने कैसे निकाला वेपर डेंसिटी? मास ऑफ गैस एट एसटीपी मैंने रखा जो हमको दी हुई थी, फिर मास ऑफ इक्वल वॉल्यूम रखा जो हाइड्रोजन जो हमसे पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है अच्छा ये तो लैबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ HCl गैस है। आप लोग अगर स्टडी ऑफ कंपाउंड्स को एक बार भी अगर अच्छे से देखेंगे तो आप लोग को पता चल जाएगा कि HCl गैस की प्रिपरेशन कैसे होती है। तो स्टडी ऑफ कंपाउंड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड्स एग्जाम के लिए। यहाँ पे इसकी पहली रिएक्शन देखते हैं, हमसे कह रहा है राइट अ बैलेंस रिएक्शन फॉर इट्स प्रिपरेशन एंड मेंशनिंग द कंडीशन रिक्वायर्ड। हम सिर्फ और सिर्फ NaCl और H2SO4 को रिएक्ट कराते हैं और हमको कौन सी गैस मिलती है? HCl। देखते हैं, रिएक्ट कराते हैं एक बार, NaCl प्लस H2SO4। अगर आप लोग को नहीं पता है कि कौन सी गैस प्रोड्यूस, या फिर मतलब आप लोग को उसने क्वेश्चन में दे दिया कि HCl गैस की हमें प्रिपरेशन बताओ, यानी हमें एक आइडिया मिल गया। अगर हम ट्रिक के फॉर्म में देखें तो हमें बेसिकली क्या प्रूव करना है? हमें HCl गैस बनानी है। तो प्रोडक्ट में हम मान लेते हैं हमें HCl गैस मिल गई। अब अगर मैंने इसमें से इसको अगर मैं इस तरह लिख दूं तो किसी बच्चे को कोई परेशानी तो नहीं? इस तरह लिख दिया तो यहाँ से बेसिकली क्या हो गया, मैंने HCl गैस को रिमूव कर दिया, बचा क्या? NaHSO4। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ NaHSO4। तो ये हमारा क्या आ गया? सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। और ये क्या आ गया? HCl आ गया। और NaCl और H2SO4 की प्रेजेंस में हमने क्या किया? प्रिपरेशन किया। क्लियर? आगे देखते हैं, अब कह रहा है इसमें हमको कंडीशन रिक्वायर्ड बतानी है। तो कंडीशन रिक्वायर्ड बताने के लिए अगर मैं यहाँ पे जो टेम्परेचर यूज होता है वो 200 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना टेम्परेचर होता है? 200 डिग्री। अगर मैं इससे ज्यादा लेता हूं, अबव 200 डिग्री सेल्सियस अगर मैं लेता हूं, तो मुझे यहाँ पे NaHSO4 को वापस से रिएक्ट कराना पड़ता है, किसके साथ? NaCl के साथ। और जो हमारा प्रोडक्ट जो बनता है, हमको फिर क्या प्रिपरेशन करनी है? HCl की। हमने फिर HCl रिमूव कर दिया, हमारे पास क्या बचा? इसमें से एक H और एक Cl रिमूव हो गया, बचा क्या? Na2SO4। Na2SO4 ये क्या बन गया? सोडियम सल्फेट। अगर मैंने, अब मैं एक बार बिलो ले लेता हूं, बिलो करके भी तो देख लें। अगर मैंने अबव किया है तो बिलो 200 डिग्री सेल्सियस, अगर बिलो 200 डिग्री सेल्सियस है तो इसकी रिएक्शन फिर कैसे हो जाएगी? फिर किसके साथ रिएक्ट कराएंगे? फिर मैंने ले लिया NaC। रिएक्शन आप लोग अगर बैलेंस नहीं है तो आप मेरी बार बैलेंसिंग वाली ट्रिक को देखिए, उससे आप लोग फटाफट सारी रिएक्शन को बैलेंस करने लगेंगे। NaCl और H2SO4 को मैंने रिएक्ट कराया और मेरा यहाँ पे बन गया Na2SO4 और HCl। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ आया होगा। ये जो मैंने इसको वापस से काट के लिखा है, ये मैंने ये बताया है कि मैंने अबो में भी मैंने आपको दूसरी ट्रिक दिखा दिया। मैंने ये बताया, मैंने सोचा कि बिलो वाली बाद में, पहले अबो वाली की दो ट्रिक बता देते हैं, जिससे आप लोग के सामने अगर दो रिएक्शन हो जाएंगी तो आप लोग को ये अच्छा हो जाएगा कि आप लोग कोई भी एक याद कर लो तो आप लोग के लिए फायदा हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, पहले अबव में पहली वाली रिएक्शन दिखाई, फिर दूसरी वाली रिएक्शन दिखाई। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है व्हाई इज कंसंट्रेटेड एसिड इज नॉट यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ HCl गैस। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। आंसर नंबर बी। सभी को पता है जो नाइट्रिक एसिड है, मैं यहां पे लिख देता हूं नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड होता क्या है? HNO3। जो HNO3 होता है वो हमारा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। HNO3 क्या होता है? हमारा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये सामने, अगर ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो मतलब ये क्या करेगा? सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर देगा। इट ऑक्सीडाइज द डाइहाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस्ड
ड्यूरिंग द रिएक्शन। तो HNO3 हमारा क्या है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसीलिए हम लोग उसको यूज नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाउ इज हाइड्रोजन गैस कलेक्टेड? सभी को पता है हाइड्रोजन गैस कैसे कलेक्ट होती है? अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट से। इट इज कलेक्टेड बाय अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट। इट इज कलेक्टेड बाय अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि जो हमारी हाइड्रोजन गैस होती है वो क्या होती है? हैवियर होती है देन नॉर्मल एयर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 का ही क्या है? फोर्थ पार्ट है। इसमें कह रहा है कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड अपीयर्स येलो व्हेन इट इज लेफ्ट स्टैंडिंग इन अ ग्लास बॉटल। मैं यहाँ पे इसका आंसर लिखता हूं। कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड अंडरगोस decomposition reaction. Concentrated nitric acid undergoes decomposition reaction ये जो गैस होती है ये हमारी क्या होती है? वेरी अनस्टेबल होती है, जिसकी वजह से ये हीट करने पे बहुत ही क्या हो जाती है? अनस्टेबल हो जाती है। और अगर इसका डीकम्पोजिशन होता है, डीकम्पोजिशन मतलब ये अपने मॉलिक्यूल्स को ब्रेक कर देता है। अगर ये अपने मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करता है तो इसमें से जो NO2 गैस निकलती है, हमारे पास क्या है? HNO3। तो इसमें से जो NO2 गैस निकलती है ये बेसिकली कौन सा कलर शो करती है? ये बेसिकली हमारी शो करती है रेडिश ब्राउन कलर शो करती है। कौन सा? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ऑन डीकम्पोजिशन, ऑन डीकम्पोजिशन they form रेडिश ब्राउन। कौन सी गैस शो करेगी? NO2 गैस। क्लियर? जो कि डिसॉल्व होगी किसमें? इसमें डिसॉल्व इन द एसिड, डिसॉल्व्ड इन द एसिड। कौन सी एसिड में? यानी येलो कलर में। क्लियर? ये क्या होगा? डिसॉल्व हो जाएगी एसिड में, डिसॉल्व्ड इन द एसिड, dissolved in the acid and show yellow color and appears yellow in the color। तो बेसिकली मैंने सिर्फ इतना बताया कि कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड अपीयर येलो व्हेन इट इज लेफ्ट स्टैंडिंग इन द ग्लास बॉटल। मतलब यहाँ पे कहने का है जो हमारा HNO3 है वो डीकम्पोज हो जाता है। डीकम्पोज होने के बाद उसमें जो NO2 गैस जो रिमूव होती है वो हमारी रेडिश ब्राउन कलर शो करती है, लेकिन वो एसिड में डिसॉल्व करने के बाद वो कौन सा कलर शो करती है? वो येलो कलर शो करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन इन्वर्टेड फनल इज यूज्ड टू डिसॉल्व HCl गैस इन वाटर। देखिए सब कुछ अगर सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है तो किसमें से पूछा जा रहा है? स्टडी ऑफ कंपाउंड से। तो आप लोग को स्टडी ऑफ कंपाउंड बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। An inverted funnel is used to dissolve hydrogen क्लोराइड गैस इन वाटर। देखिए यहाँ पे जो बेसिकली प्रोसेस होता है इसको हम लोग बोलते हैं बैक सक्शन ऑफ प्रोसेस। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं दिस अरेंजमेंट अपीयर्स। अपीयर्स ने लिख के यहाँ पे हो रहा है तो मैं यहाँ पे प्रिवेंट लिख देता हूं। दिस अरेंजमेंट प्रिवेंट्स द बैक suction of water and also provides large surface area। लार्ज सरफेस एरिया होने की वजह से हाइड्रोजन क्लोराइड गैस जो है उसको बहुत सरफेस एरिया मिलता है। उस एरिया होने की वजह से वो वाटर में इजीली डिसॉल्व हो जाती है। अब भाई अगर वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ही नहीं होगा तो गैस आके कैसे डिसॉल्व होगी? इसीलिए उसके बीच में लार्ज सरफेस एरिया होता है जिससे हाइड्रोजन गैस इजीली डिसॉल्व हो जाती है। लार्ज सरफेस एरिया फॉर द मैक्सिमम, अब एब्जॉर्ब होना है तो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस ऑफ HCl गैस। क्लियर? आई होप आप लोग को यहां तक अच्छे से समझ आया होगा।
नेक्स्ट देखते हैं इसका सी ऑप्शन, ऑल ऑपरेटर्स मेड अप ऑफ ग्लास, इट इज यूज्ड इन द लैबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। अब यहाँ पे कह रहे हैं ऑल ऑपरेटर्स मेड ऑफ ग्लास, यहाँ पे मैं ग्लास के ऑपरेटर्स यूज क्यों करता हूँ प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड के लिए, क्योंकि अगर हम लोग थोड़ा सा भी नाइट्रिक एसिड के बारे में जानते हो तो नाइट्रिक एसिड बेसिकली उसके जो वेपर्स होते हैं वो एज अ कोरोसिव फॉर्म होते हैं, एज अ कोरोसिव फॉर्म होते हैं जो कि रस्ट फॉर्म करते हैं, तो इसीलिए हम लोग ग्लास ऑपरेटर्स यूज करते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो हमारा नाइट्रिक एसिड होता है, नाइट्रिक एसिड वेपर्स, nitric acid vapors are corrosive in nature, are corrosive in nature and damage, और क्या डैमेज करेगा, उसकी ऊपर की कॉक को, जो मतलब जिससे बॉटल बंद होगी, या फिर उसकी रबड़ को, एंड डैमेज रबड़, या फिर मैंने इसको भी क्या बोला था, कॉक बोला था, कॉक, और जिस मेटल में वो रखा होगा उस मेटल को भी वो डैमेज करेगा, इसलिए और मेटल। क्लियर। तो नाइट्रिक एसिड में हम प्रिपरेशन में इसीलिए हम लोग उसके कौन से ऑपरेटर्स लेते हैं, हम लोग ग्लास के ऑपरेटर्स लेते हैं, हम लोग कोई और ऑपरेटर्स यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5। अब बेसिकली यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 5 है, स्टेट वन प्रॉपर्टी ऑफ अमोनिया डिमॉन्स्ट्रेटेड इन द फाउंटेन एक्सपेरिमेंट। आप लोग की बुक में फाउंटेन एक्सपेरिमेंट अमोनिया का दिया हुआ है, तो आप लोग पहले उसको पढ़ के या फिर जो अभी मैं समझा रहा हूं उसको देख के ही फिर अपने आप इस पेपर को सॉल्व करिएगा, ताकि आप लोग को और अच्छे से समझ आए। यहाँ पे जो फाउंटेन एक्सपेरिमेंट होता है बेसिकली सिर्फ और सिर्फ हाई सॉल्युबिलिटी के लिए होता है। किसके लिए होता है? हाई सॉल्युबिलिटी किसकी? अमोनिया की। हाई सॉल्युबिलिटी ऑफ अमोनिया। अमोनिया फॉर्मूला क्या होता है? NH3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गिव द आयनिक इक्वेशन व्हेन अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज डिसॉल्व्ड। कह रहा है हमको कोई ऐसी इक्वेशन बतानी है, आयनिक इक्वेशन जिसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या हो रहा हो? डिसॉल्व हो रहा हो। तो आयनिक क्या होगा? बेसिकली आयंस में टूट जाएंगे, यहाँ पे क्या होगा? NH4 प्लस प्लस OH माइनस। ये हमारे क्या है? मतलब इन्होंने वाटर में अपने आयंस को किस तरह लूज किया है? इस फॉर्म में लूज किया है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अमोनियम आयन। इसको क्या बोलते हैं? अमोनियम आयन। क्लियर एवरीवन? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सेकंड का ए पार्ट। सेकंड का ए पार्ट क्या कह रहा है? नेम अ प्रोबेबल cation present on the base following observation. Reddish brown precipitate is insoluble in ammonium hydroxide. इसमें क्या कह रहा है? रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट इज इनसॉल्युबल इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है उसमें एक रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट बनता है। अच्छा, रेडिश से हमें कुछ याद आ रहा है क्या? हमारा आयरन होता है ना, थोड़ा सा ब्लैक थोड़ा सा रेड कलर में, तो हम लोग यहाँ पे आयरन ले लेते हैं। मान लिया मैंने यहाँ पे लिया FeCl3 लिया, और उसको मैंने रिएक्ट करा दिया अमोनियम हाइड्रोक्साइड, क्या होता है? NH4OH। ये भी हमारा क्या था? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ से क्या बनेगा? सिर्फ और सिर्फ हमें क्या करना है? एक प्लस और एक माइनस को मिलाना है। तो यहाँ पे NH4 के पास है प्लस, Cl के पास है माइनस, इसके पास है प्लस, इसके पास है माइनस, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? NH4Cl, और यहाँ पे क्या बन जाएगा? FeOH का, यहाँ पे बेसिकली क्या बन जाएगा? FeOH का होल ट्वाइस। तो ये जो हमारा रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है वो क्या फॉर्म करता है? ये। क्लियर? और सेकंड वन क्या था? ब्लू कलर्ड सल्फेट सॉल्यूशन। यहाँ पे जो ब्लू कलर सल्फेट सॉल्यूशन होते हैं, यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ये बेसिकली किसकी वजह से होता है? ये कॉपर की वजह से होता है। क्लियर? अब फिफ्थ का थर्ड पार्ट देखते हैं। कह रहा है लैबोरेटरी प्रिपरेशन करनी है हमको सोडियम एसीटेट से। हमारा सोडियम एसीटेट क्या होता है? CH3COOH होता है, ये होता है एसिटिक एसिड। इसमें से मैं H रिमूव करा के मैं Na लगा दूं तो हमारा बन जाता है सोडियम एसीटेट। यहाँ पे मेरा क्या बन गया? सोडियम एसीटेट बन गया, CH3CONA प्लस, मुझे रिएक्ट करना। अच्छा, मुझे यहाँ पे चाहिए होगा सोडियम एसीटेट को, अगर सोडियम एसीटेट से मुझे मीथेन बनाना है तो मुझे यहाँ पे NaOH और CaO की जरूरत पड़ती है, जो कि हमारा ये दोनों मिलके हमारे क्या होते हैं? इनको हम लोग बोलते हैं सोडा लाइम। तो बेसिकली सोडियम एसीटेट या फिर सोडियम इथेनोएट की प्रेजेंस और
सोडा लाइम की प्रेजेंस से मिलके हमारा क्या बनता है, मीथेन बनता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ CH4 प्लस, यहां से हम लोग को क्या मिल जाता है, Na2CO3, Na2CO3, और ये CH4 मिलके हमारे पास क्या बन जाता है, मीथेन। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रिपरेशन ऑफ इथाइन, हमको इथाइन की प्रिपरेशन करनी 1,2 डाइब्रोमो इथेन। पहले हम लोग 1,2 डाइब्रोमो इथेन बनाते हैं। इथेन पहले बना लें, CH2 ये हमारा इथेन। 1,2 पे हमारे पास क्या है, डाइब्रोमो, यानी एक ब्रोमो ये रहा, एक ब्रोमो ये रहा। अब हमको क्या बनाना है, हमको बनाना है प्रिपरेशन ऑफ इथाइन। हमको इथाइन की प्रिपरेशन करनी है किससे, 1,2 डाइब्रोमो इथेन। तो हम इन द प्रेजेंस ऑफ हम लोग एक एल्कली बेस लेते हैं। एल्कली बेस मान लीजिए मैंने ले लिया KOH के लिए, क्या ले लिया मैंने, KOH ले लिया। तो यहां से बेसिकली होता क्या है, यहां से KBr रिमूव हो जाएगा। KBr कैसे, एक K और ये एक Br निकाल देगा, और यहां से क्या रिमूव हो जाता है, H2O। अब यहाँ पे 2 Br है ना, तो इसलिए हम लोग 2 लेंगे, और यहाँ पे 2 हो गए तो यहाँ पे 2 वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएंगे, और प्लस हमारे क्या पास क्या बन जाएगा, इथाइन CH ट्रिपल बॉन्ड CH। यहां से कुछ नहीं किया, हम लोग ने सिर्फ एक एल्कली बेस यानी KOH की प्रेजेंस में रिएक्शन कराया। उसमें से एक बार हमने KBr निकाला तो एक KBr, फिर 2 बार KBr निकाल दिया तो 2 KBr, और अगर 2 बार KBr निकाला तो यहाँ पर 2 वाटर मॉलिक्यूल बने होंगे, तो यहाँ पे 2 वाटर मॉलिक्यूल बन गए। तो ये तो बहुत इजी रिएक्शन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कह रहा है इथीन रिएक्ट विद क्लोरीन, रिएक्ट कराते हैं। इथीन क्या होता है हमारा, CH2 डबल बॉन्ड, ये हमारा क्या है, इथीन है। हम लोग इथीन को किससे रिएक्ट कराने वाले हैं, क्लोरीन में। अच्छा, अगर हम लोग क्लोरीन से रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ पे कितने क्लोरीन है, 2 क्लोरीन है। तो यहाँ पे बेसिकली होता क्या है, CH2, ये जो बॉन्ड होता है ये होमोलिटिक फिजन करता है, तो एक बॉन्ड एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, वैसे ही क्लोरीन का भी एक इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड ऐसे ऐसे टूट जाता है। तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, तो एक एक दोनों को क्लोरीन मिल जाता है। तो ये बन जाता है 1,2 डाइक्लोरोइथेन। और यहाँ पे जो प्रेशर यूज होता है 200 ATM और 300 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर। क्लियर एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है when excess ammonium is passed through an aqueous solution of lead nitrate, यहाँ पे पहले lead nitrate बनाते हैं, PbNO3 का होल ट्वाइस। ये हमारे पास क्या है, lead nitrate। हमने क्या लेना है, when excess ammonia हमने पास किया तो इसकी रिएक्शन बेसिकली होती है NH4OH के साथ। अब हम लोग को क्या पता है, हम लोग को सिर्फ इतना पता है कि एक का प्लस और एक का माइनस मिलाइए, तो ये रहा माइनस, ये रहा प्लस, ये रहा प्लस, ये रहा माइनस, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, NH4NO3, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, PbOH का होल ट्वाइस। क्लियर। जो कि जो हमारा लेड नाइट्रेट जो फॉर्म होता है, ये हमारा क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है वाटर में, क्योंकि हम लोग को पता है लेड वाटर ये सब हमारे क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं। कहाँ पे, वाटर में, इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन सिर्फ हमने क्या किया, जो हमसे क्वेश्चन में कह रहा था हमने डायरेक्ट वही किया। वह कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज इलेक्ट्रोलाइज्ड यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, हमको क्या लेना है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कह रहा है, ये इलेक्ट्रोलाइज करेगा। अच्छा, इसी से पहले क्वेश्चन किया था ना, ये देखिए ब्लू कलर सल्फेट सॉल्यूशन, तो यहाँ पे भी जो कॉपर इलेक्ट्रोड सॉल्यूशन होगा ये हमारा कौन सा कलर शो करेगा, ब्लू कलर का। यहाँ पे जो कंपाउंड बनता है वो इनसॉल्युबल था, और यहाँ पे जो कंपाउंड बनेगा वो कैसा कलर शो करेगा, ब्लू कलर का। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज एडेड टू फेरस सल्फेट सॉल्यूशन, फिर वैसे ही रिएक्शन है, हम लोग अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। अमोनियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनाएंगे, NH4OH, और दूसरा हमसे क्या कहा था, फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट क्या होगा, FeSO4,
सिर्फ हमको क्या करना है, एक का प्लस एक का माइनस, एक का प्लस एक का माइनस, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा NH4 होल ट्वाइस SO4, क्योंकि SO4 के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, -2 का होता है, और उसके ऊपर +1 होता है, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो गया, तो उसके पास 2 आ गया, उसके पास 1 चला गया, और यहाँ पे क्या बनेगा FeOH का होल ट्वाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6, गे-ल्यूसेक लॉ हमको बताना है कंबाइनिंग वॉल्यूम। गे-ल्यूसेक लॉ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये तो नॉर्मल डेफिनेशन है, व्हेन कंबाइन, अच्छा सिर्फ हमको कुछ नहीं करना होता, हमको ऑल गैसेस को हमको क्या मिक्सचर चाहिए होता है, क्या चाहिए होता है मिक्सचर, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ व्हेन गैसेस कंबाइन, मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ व्हेन गैसेस कंबाइंस, अगर कंबाइन करेंगे तो कुछ ना कुछ रेशियो फॉर्म करेंगे, तो व्हेन गैसेस कंबाइन एंड दे फॉर्म अ सिंपल होल नंबर रेशियो, they combine in simple whole ratio। क्लियर। अगर मैं इसका एक एग्जांपल लिखना चाहूं तो यहाँ पे N2 प्लस 3S2 गिव्स आउट 2NH3, तो यहाँ पे सारी हमारी क्या है गैसेस हैं, और इनका सिंपल होल नंबर रेशियो क्या है 1:3:2। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वेपर डेंसिटी, हमको वेपर डेंसिटी डिफाइन करनी है, वेपर डेंसिटी भी डिफाइन कर देते हैं। इससे ऊपर मैंने वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला लिखा था, हमको कोई एक सर्टेन गैस दिया हुआ हो उसकी हम लोग वॉल्यूम लिखेंगे बट एट एसटीपी, फिर उसके बाद हमको जो दूसरी गैस दी हुई हो लेकिन जो हमको क्वेश्चन में दिया हो, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ अ सर्टेन वॉल्यूम। वेपर डेंसिटी का एक और फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वो तो बहुत इजी होता है, मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। अगर हमको किसी का भी मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ हो तो हम लोग उसकी वेपर डेंसिटी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा हम लोग ने जब अभी हम लोग एमसीक्यूज कर रहे थे तो उसमें क्वेश्चन था, हम लोग को 44 दिया हुआ था और कितना आया था 22, क्योंकि हम लोग को क्या फाइंड करना था वेपर डेंसिटी, मास ऑफ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ गैस और वेपर, ऑफ गैस और वेपर अपॉन में जो हम लोग को गैस सेम यानी जो दूसरी दी हुई हो मास ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ, मान लेते हैं सेम वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर। तो ये हम लोग की क्या होती है वेपर डेंसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि हम लोग को 1250 cc ऑफ ऑक्सीजन दिया हुआ है, was burned with 300 cc ऑफ इथेन, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ अनयूज्ड गैस। उसने हमको रिएक्शन दे रखी है, इस रिएक्शन का हमको 2 वॉल्यूम दे रखा है, इसका 7 वॉल्यूम, इसका 4 वॉल्यूम और इसका 6 वॉल्यूम हमको दे रखा हुआ है। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं 2 वॉल्यूम ऑफ इथेन गैस, क्योंकि हमको कार्बन डाइऑक्साइड और अनयूज्ड ऑक्सीजन का पूछ रहा है, तो हमको इथेन से हम लोग को क्या बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, तो हम लोग पहले देखते हैं 2 वॉल्यूम ऑफ इथेन रिएक्ट्स विद 2 वॉल्यूम ऑफ इथेन रिएक्ट्स विद 7 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, तो जो हमको क्वेश्चन में दे रखा है, क्वेश्चन देखिए पहले, कह रहा है 300 सीसी। अच्छा, तो जो हमारा 300 सीसी है किसका इथेन का, 300 सीसी ऑफ इथेन वो भी रिएक्ट करेगा, तो रिएक्ट विद, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 300 इंटू हो जाएगा और ऊपर वाला क्या हो जाएगा 7/2, तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 150 और ये अप्रॉक्स आ जाएगा हाँ 1050 सीसी आ जाएगा। तो ये हम लोग का क्या आ गया है, ये हम लोग का 1050 जो सीसी आया है, ये हम लोग को इथेन रिएक्ट करने का पता चला है। तो मैं अगर मैं बात करूं है अनयूज्ड गैस, जो हम लोग ने अभी तक गैस जो ऑक्सीजन की यूज नहीं हुई है, हेंस अनयूज्ड गैस ऑफ ऑक्सीजन, वो कितनी थी हम लोग को 1250 थी ना, क्वेश्चन में एक बार फिर से देख लें 1250 थी ना, हाँ 1250 थी, तो उसमें से हमारी कितनी आई है
150 आई है, तो अगर मैं इसको इसमें से माइनस कर दूंगा तो 0 0 और 2 200 सीसी हमारे पास आ जाएगा। तो अगर हम लोग ने अनयूज्ड गैस निकाल ली है, अब वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस का भी निकाल लें। तो कार्बन डाइऑक्साइड का कैसे निकालेंगे? फ्रॉम, फिर वही बात है कि अगर हम लोग इथेन में अगर 2 वॉल्यूम लिए थे तो यहाँ पे भी लेंगे 2 वॉल्यूम ऑफ इथेन रिएक्ट करेगा। रिएक्ट किसके साथ करेगा? 4 वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। 4 वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है। तो अगर हमने 2 वॉल्यूम ऑफ इथेन लिया है और हमको 4 वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है, 4 वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड, तो अगर मैं यहाँ पे 300 अगर मैं सीसी लेता हूं तो मुझे यहाँ पे क्या मिल जाएगा? 300 वही 4/2 इंटू 4/2, तो ये 15 आ जाएगा 150, और ये टोटल आ जाएगा 600 सीसी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये तो बहुत क्वेश्चन इजी था। हमने सिर्फ क्या किया, हमने इथेन के मॉलिक्यूल को पकड़ लिया, हमने देखा कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो कितना 300 सीसी पे, तो अनयूज्ड कितना था 1050, तो 1050 था, और उसमें से कितना हमारे पास था 1250 था, तो हमने टोटल माइनस कर दिया, तो हमारे पास कितना आ गया 200 आ गया। फिर हमने 2 वॉल्यूम ऑफ इथेन देखा, 2 वॉल्यूम ऑफ इथेन है और कार्बन डाइऑक्साइड अगर हमारे पास प्रोडक्ट साइड में है तो यानी 4 वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है। अगर 4 वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है तो इतना उसका हमें सीसी दिया हुआ था, तो हमने इतना निकाल दिया, बस सिंपल। आई होप आप लोग को यहां तक अच्छे से समझ आया होगा। अब यहाँ पे कह रहा है कन्वर्जन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड टू सल्फर ट्राइऑक्साइड। देखिए जरा, तो अगर सल्फर ट्राइऑक्साइड बन रहा है यानी एक ऑक्सीजन का यहाँ पे एडिशन हो रहा होगा, तो यहाँ पे बना देता हूँ SO3। अच्छा, ये कौन सी प्रोसेस में आता है? ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस में आता है, इन द प्रिपरेशन ऑफ लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ H2SO4। तो यहाँ पे जो रिएजेंट हम लोग यूज करते हैं वो करते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, पेंटा ऑक्साइड, और यहाँ पे जो एक मेटल लेते हैं वो हम लोग लेते हैं प्लैटिनम, और एक टेम्परेचर होता है 400 टू 450 डिग्री सेल्सियस। तो ये हो गया ए। क्वेश्चन नंबर बी देखें, बी में क्या कह रहा है? कन्वर्जन ऑफ अमोनिया टू नाइट्रिक एसिड। पहले हम लोग अमोनिया देख लें, ये रहा अमोनिया, हम लोग को नाइट्रिक एसिड है यानी HNO3, यानी हम लोग इसको फिर रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में करेंगे? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करेंगे। अच्छा, यहां से क्या वाटर वाली फीलिंग आ रही है? वाटर बना दिया, नाइट्रिक एसिड बनेगा यहाँ से अच्छा, अगर यहाँ से हम लोग ने HO निकाल दिया है तो हमारे पास खाली क्या बचा है? NO यानी नाइट्रिक ऑक्साइड। यहाँ पे क्या बनेगा? नाइट्रिक ऑक्साइड, और इसमें क्या हो जाएगा? नाइट्रिक ऑक्साइड गैस हमारी क्या हो जाएगी? प्रोड्यूस हो जाएगी। इस रिएक्शन को अगर आप लोग बैलेंस करें तो क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, कन्वर्जन ऑफ नाइट्रिक एसिड, अभी तो नाइट्रिक एसिड प्रोड्यूस नहीं हुआ है, तो मैं वापस से ये जो हमारा NO मॉलिक्यूल है मैं फिर से इसको रिएक्ट कराता हूँ किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो हमको क्या मिल जाएगा? ये हमको मिल गया नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अभी हम लोग ने नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस के बारे में देखा था, तो वो कौन सा कलर फॉर्म कर रहा था? रेडिश ब्राउन गैस फॉर्म कर रहा था। कौन सा? रेडिश ब्राउन गैस फॉर्म कर रहा था। अगर वो रेडिश ब्राउन गैस फॉर्म कर रहा था, उसके बाद अगर वो एसिड में डिसॉल्व हो रहा था, फिर कौन सा कलर शो कर रहा था? आप लोग याद करिए, येलो कलर शो कर रहा था। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं, आप लोग एक एक वीडियो को बहुत ध्यान से देखते चलिए, ताकि आप लोग को एकदम क्रिस्टल क्लियर समझ आता जाएगा कि बेसिकली क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। फिर अगर हम लोग को नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिल गई है, फिर अगर मैं इसको वाटर के साथ रिएक्ट कराता हूं तो हम लोग को कौन सी गैस मिलेगी? HNO3। अगर मैंने यहां से HNO3 बेसिकली गैस निकाल दिया तो हमारे पास कौन सी गैस बची? नाइट्रोजन ऑक्साइड। रिएक्शन आप लोग फिर से बैलेंस कर लीजिएगा। आगे देखें, उसका थर्ड पार्ट क्या कह रहा है? कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन टू अमोनिया। पहले हम लोग से कह रहा था कन्वर्जन ऑफ अमोनिया टू नाइट्रिक एसिड, अब की बार कह रहा है कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन टू अमोनिया। ये तो बहुत इजी है। नाइट्रोजन की जब भी हम लोग हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हम लोग को कौन सी गैस मिलती है? अमोनिया गैस मिलती है। तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, और हम लोग ने यहाँ पे आयरन कोई एक नॉर्मल मेटल यूज करते थे, आप लोग को याद होगा यहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर दोनों ले रहे थे,
तो यहाँ पे जो टेम्परेचर था 450 टू 500 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पे जो हम लोग टेम्परेचर वो 300 एटीएम के अप्रॉक्स था। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अबव 200 एटीएम। क्लियर एवरीवन? तो हम लोग ने यहाँ से कन्वर्जन ऑफ नाइट्रिक एसिड देख लिया, किससे? अमोनिया से। फिर हम लोग ने देख लिया कन्वर्जन ऑफ अमोनिया टू नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चूज द रोल प्ले हमसे यहाँ पे पूछ रहा है। यहाँ पे बेसिकली हमें सिर्फ बताना है कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा नॉन वोलेटाइल है, कौन सा डिहाइड्रेटिंग है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ, जो हमारा पहला है वो हमारा नॉन वोलेटाइल है। नॉन वोलेटाइल वो होते हैं जिसके वेपर्स फॉर्म नहीं होते, और वोलेटाइल नेचर वो होता है जिसमें वेपर्स बनते हैं। तो पहले वाले में क्या होगा, उसके वेपर्स फॉर्म नहीं होंगे। दूसरा वाला कॉपर सल्फेट, ये टूट गया है तो ये डिहाइड्रेट हो गया है, क्योंकि इसमें से वाटर का रिमूवल हो गया। जिसमें से वाटर निकल जाता है वो क्या होता है? डिहाइड्रेटिंग नेचर। तो यहाँ पे क्या हो गया? डिहाइड्रेटिंग। और नंबर थर्ड हमारा क्या बचा? सिर्फ एक बचा, ऑक्सीडाइजिंग। अगर हमको नहीं भी आता होता तब भी हम लोग आंख बंद करके इसको हम लिख सकते थे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अभी मैंने आप लोग को मोल कॉन्सेप्ट पे अभी मैंने एक क्वेश्चन कराया था, तो मैं अब ये चाह रहा हूं कि जो क्वेश्चन नंबर 7 का जो फर्स्ट पार्ट है, ये आप लोग मुझे खुद करके बताएं और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इसका आंसर कितना आया। आप लोग से अगर नहीं हो पाता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में करके मतलब बताइए, मैं आप लोग को तुरंत उसका आंसर दूंगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोग को उसका आंसर तुरंत मिले, लेकिन मैं चाह रहा हूं, एक बार ये देखना चाह रहा हूं कि आप लोग ने अभी तक जितनी प्रैक्टिस करी है उसके हिसाब से आप लोग को सही से अच्छे से आता है कि नहीं। तब तक मैं इसका सेकंड पार्ट करता हूं, आप लोग मुझे जल्दी से बताइएगा कमेंट सेक्शन में करके। HCHO, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? HC डबल बॉन्ड OH। तो ये हमारा क्या है? ये हमारा कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? ये हमारा एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। हमारा कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? एल्डिहाइड। और इसका जो नेम है वो क्या होता है? बहुत फेमस नेम है इसका, फॉर्मेल्डिहाइड। ये इसका बहुत फेमस नेम है, और ये क्या है? एल्डिहाइड। सेकंड देखते हैं, C2H5 COOH। इसको मैं कैसे बना सकता हूं? COOH है ना, तो इसको मैंने इस तरह लिख दिया। ये हो गया हमारा CH3 और ये हो गया हमारा CH2। क्योंकि कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है? 4 वैलेंसी होती है, जिसमें से अगर 2 वैलेंसी थी तो मैंने उसके हिसाब से हाइड्रोजन यहाँ पे फिक्स कर दिया। अब यहाँ पे COOH कौन सा ग्रुप है? ये है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन सा ग्रुप है? कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। इसकी नेमिंग देखें तो एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, तीन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? प्रोप। सिंगल बॉन्ड है तो एन। और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए क्या होता है? ओइक एसिड। उसका सफिक्स क्या होता है? ओइक एसिड होता है, तो प्रोपेनोइक एसिड। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है, ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर टू सल्फेट, यानी CuSO4 दे रहा है, यूजिंग प्लैटिनम एज कैथोड एंड ग्रेफाइट एज एनोड, स्टेट व्हाट यू ऑब्जर्व एट कैथोड, कि हम कैथोड पे क्या देख रहे हैं, एंड अगर कुछ चेंज हो रहा है तो वो क्या चेंज हो रहा है, और हमको रिएक्शन लिखनी है किसकी? कैथोड की। लिखते हैं। तो जो हमारा ए वाला है, बेसिकली यहाँ पे कह रहे हैं स्टेट व्हाट यू ऑब्जर्व एट कैथोड। कैथोड पे हो क्या रहा है? ये एक एक्सपेरिमेंट है इलेक्ट्रोलाइसिस का, तो आप लोग को पहले उसको समझना पड़ेगा, फिर मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट काफी बड़ा है। तो यहाँ पे एक रेड शाइनी, यहाँ पे जो रेड शाइनी मेटल होता है वो हमारा डिपॉजिटेड होता है। रेड शाइनी मेटल इज डिपॉजिटेड एट कैथोड। रेड शाइनी मेटल इज डिपॉजिटेड एट कैथोड। अब यहाँ पे पूछ रहा है स्टेट द चेंज। अब ये चेंज क्या होगा? मैं यहाँ पे लिख देता हूं, यहाँ पे कॉपर है ना, कॉपर कौन सा कलर शो कर रहा था? ब्लू कलर शो कर रहा था। तो बेसिकली यहाँ पे होता क्या है, कॉपर जो कलर शो करता है ब्लू कलर, ये चेंज हो जाता है, किसमें बदल जाता है? कलरलेस हो जाता है। क्या हो जाता है? कलरलेस हो जाता है। अब यहाँ पे अगर मुझे रिएक्शन लिखनी है कैथोड की, तो कैथोड के पास कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। तो उसके पास कौन जाएगा? कॉपर जाएगा। तो कॉपर क्या करता है? 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है और क्या बन जाता है? कॉपर मेटल।
तो यहाँ पे +2 में था और यहाँ पे किस में, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है बेसिक ऑक्साइड बताना है और ऐसा एक ऑक्साइड बताना है जो एसिडिक हो और एक एल्कली हो। तो हम लोग पहले एल्कली वाला लिख लेते हैं क्योंकि एल्कली वाले सबसे इजी होते हैं। हमको पता है जो मेटल के साथ होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, एल्कली होते हैं। तो ये दोनों हमारे क्या हो गए, एल्कली हो गए। और ऑक्साइड विच इज इन एसिडिक, तो ऑक्साइड विच इज इन एसिडिक, तो हमारे पास क्या है, CO2। CO2 यहाँ पे इसलिए एसिडिक क्योंकि अगर हम लोग देखें H2CO3, इसमें से कौन सी गैस प्रोड्यूस हो रही है, इसमें से CO2 गैस प्रोड्यूस हो रही है। और ये बेसिक नेचर भी है और ये एसिडिक है। इस एसिड का नाम क्या है, कार्बोनिक एसिड। इस एसिड का नाम क्या है, कार्बोनिक एसिड। क्लियर। तो अब हमारे पास कौन कौन से बच गए, हमने NaOH हटा दिया, CO हटा दिया, CO2 हटा दिया, हमारे पास बचा FeOH का होल थ्राइस और CaO। देखिए कितना इजी था। हमने सिर्फ और सिर्फ क्या किया, जो हमें सबसे अच्छे से आता था हमने उसको पहले कर दिया। तो क्या हुआ, ऑप्शंस हमारे क्या होते गए, कम होते गए। तो हमारा जो आखिरी ऑप्शन बचा था वो यही हो गया, तो उसका आंसर भी पता चल गया। इसीलिए आप लोग को जो सबसे पहले, जो सबसे अच्छे से आता है, आप लोग पहले उसी को करिए ताकि आप लोग को बहुत अच्छे से आगे क्लियर होता जाए। हमसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, हमको किसका बनाना है, H3O+ का। ये तो बहुत इजी है, बना के देखते हैं। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर होते हैं, एक लोन पेयर होता है। तो बेसिकली अब इसके बाद इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, यानी एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका। क्योंकि ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। हाइड्रोजन के पास कितने होने चाहिए, 1 2 1 2 3 4। तो फुलफिल हो गए। तो बचा हुआ एक और हाइड्रोजन। अब उसको भी इलेक्ट्रॉन चाहिए उस हाइड्रोजन को। तो ऑक्सीजन यह क्या करता है, इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू, इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू अपने लोन पेयर्स को शेयर करता है। मतलब ऐसा कि उसके पास भी है और ऑक्सीजन के पास भी है। तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर होता है H3O+, जिसका नेम है हाइड्रोनियम आयन। जिसका नेम क्या है, हाइड्रोनियम आयन। 3 हाइड्रोजन थे, हमने 3 हाइड्रोजन बना दी। ऑक्सीजन थे, ऑक्सीजन बना दिया। अब देखा सबकी अगर वैलेंसी फुलफिल है तो इस हाइड्रोजन को भी चाहिए था। तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू ये शो करता है। क्लियर। और जो सिंगल बॉन्ड है वो हमारा क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड। दूसरा क्या है, CH4 का बनाते हैं। अब तो हमको साफ साफ दिख रहा है 4H है, हमने 4H बना दिए। एक इलेक्ट्रॉन, 2 3 4 5 6 7 8। तो कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो इसीलिए हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेता है। हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, इसलिए कार्बन के साथ शेयर कर लेता है। तो ये हमारा क्या है, CH4 का स्ट्रक्चर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम सल्फेट बाय यूजिंग डाइल्यूट HCl। मतलब यहाँ पे कहने का है सोडियम कार्बोनेट की हम पहले बात करते हैं। सोडियम कार्बोनेट हमारा क्या होता है, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से हटा देता हूँ। आप लोग ने आई होप नोट तो कर लिया होगा, और अगर नोट नहीं भी किया है तो आप लोग समझते चलिए। जितना भी मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ इस सबका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप ऊपर मतलब नीचे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके आप वहां पे लिंक से जा करके आप लोग देख सकते हैं, या फिर आप लोग सर्च भी कर सकते हैं iqclasses.in पर। इसमें आप जाएंगे तो इसमें आपको सारे चैप्टर के नोट्स, सारे चैप्टर्स के सॉल्यूशन और स्पेसिमेन पेपर आप लोग को पूरा सॉल्व मिल जाएगा, हर सब्जेक्ट का, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ्स इंक्लूडिंग सब। ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो सोडियम कार्बोनेट होता है, सोडियम कार्बोनेट होता है वो हमारा क्या है, यूजिंग डाइल्यूट HCl पे होने पे क्या रिएक्ट करता है। तो मैं बता देता हूँ, सोडियम कार्बोनेट अगर BaCl2 के साथ रिएक्ट करता है और वो क्या फॉर्म करता है, एक वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है, एक वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है जो कि सॉल्युबल होता है किसमें, डाइल्यूट HCl में। लेकिन अगर इसी की जगह अगर हम सोडियम सल्फेट ले लें और इसको अगर हम बैरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराएं तो ये हमारा वाइट प्रेसिपिटेट ये भी फॉर्म करता है, लेकिन ये इनसॉल्युबल होता है किसमें, डाइल्यूट
HCl में। आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। सिर्फ हम लोग ने क्या किया, बैरियम क्लोराइड लिया, दोनों में व्हाइट प्रेसिपिटेट बन रहा था तो इससे हमको अच्छे से याद हो गया, बस खाली ऊपर वाले में सॉल्यूबल है और नीचे वाले में इनसॉल्यूबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, अमोनियम सल्फेट एंड सोडियम सल्फेट बाय यूजिंग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे मैं आप लोग को लिख के बताता हूँ, जो हमारा अमोनियम सल्फेट है वो कौन सी गैस प्रोड्यूस करता है, NH3 गैस प्रोड्यूस करता है। और NH3 गैस अगर डाइल्यूट HCl अगर एसिड की प्रेजेंस में आती है तो वो कैसे व्हाइट फ्यूम्स प्रोड्यूस करती है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अमोनियम सल्फेट क्या होता है, NH4 होल ट्वाइस SO4, क्योंकि SO4 के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, -2 चार्ज होता है। कौन सी गैस प्रोड्यूस करता है, NH3 गैस प्रोड्यूस करता है, गिव्स NH3 गैस व्हेन हीटेड और अगर मैं ये जो NH3 गैस प्रोड्यूस हो रही है इसको अगर मैं HCl गैस यानी HCl रॉड गैस में अगर मैं डिप कराता हूँ, HCl जो हमारा एसिड सॉल्यूशन है उसमें मैं उसको डिप कराता हूँ तो ये क्या फॉर्म करता है, ये व्हाइट फ्यूम्स फॉर्म करता है। क्या फॉर्म करता है, व्हाइट फ्यूम्स फॉर्म करता है अगर मैं HCl गैस इसके केप्ट कॉन्टैक्ट में लाता हूँ तो। और जबकि जो हमारा दूसरा वाला क्या था, सोडियम सल्फेट, यानी जो हमारा Na2SO4 है ये हमारा व्हाइट फ्यूम्स यानी क्रिस्टल्स फॉर्म नहीं करता, तो सोडियम सल्फेट्स डू नॉट फॉर्म क्रिस्टल्स। क्लियर। तो कुछ नहीं था, जो हमारा पहले वाला था उसमें हम लोग ने क्या किया, सोडियम कार्बोनेट को BaCl2 के साथ रिएक्ट कराया और व्हाइट प्रेसिपिटेट मिला, हमने देखा कि वो सॉल्युबल हो रहा था। अच्छा, सब कौन से चैप्टर के, एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री स्टडी ऑफ हाइड्रोजन, वो सॉरी स्टडी ऑफ कंपाउंड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा। तो हम लोग को अब क्वेश्चन नंबर 8 के थर्ड पार्ट में आ गए हैं। 8 के थर्ड पार्ट में कह रहा है हमको एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बताओ। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन से होते हैं, आयंस होते हैं, हम लिख दिए। वीक इलेक्ट्रोलाइट हमारे सिर्फ और सिर्फ बड़े बड़े जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो टूटते नहीं है जल्दी, अगर टूटेंगे नहीं तो अच्छे इलेक्ट्रोलाइट नहीं होंगे, अच्छे इलेक्ट्रोलाइट नहीं होंगे तो उनके बीच में जो बॉन्ड बन रहा है वो अच्छा नहीं बनेगा। और नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, आयंस और मॉलिक्यूल्स, उन दोनों के जो बीच का होता है वो हमारे नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में कह रहा है एटॉमिक नंबर है 17, हमको पता चल गया क्लोरीन है। क्लोरीन का ग्रुप क्या है, क्लोरीन हैलोजन फैमिली का है ना, यानी इसका जो ग्रुप है वो कैसा है, 17th ग्रुप का है। और कह रहा है पीरियड मैंने, अगर आप लोग को ग्रुप और पीरियड फाइंड करना भी नहीं आता है तो मैंने इसके ऊपर भी एक ट्रिक बना रखी है, इसके ऊपर भी इनफैक्ट काफी अच्छी वीडियो बनी हुई है, तो आप लोग ऊपर सर्च करके देख सकते हैं, हाउ टू फाइंड अ ग्रुप और पीरियड ऑफ एनी एलिमेंट बाय IQ क्लासेस या फिर बाय प्रत्यूषर, तो आपको दोनों नेम से मिल जाएगी। तो यहाँ पे क्लोरीन का होता है 17, इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, 287 में लिखेंगे। तो 3 शेल्स हैं, यानी ये हमारा थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। इज दैट क्लियर। अब इसको देखें, ये एक मेटल है कि नॉन मेटल, इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन। इसको क्या चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और अगर गेन कर रहा है तो ये हमारा क्या हो गया, नॉन मेटल हो गया। अब इसका सी पार्ट देखें, हमको फॉर्मूला बनाना है x के साथ, अगर मैं इसका x के साथ अगर फॉर्मूला बनाऊंगा तो ये क्या बन जाएगा, x एंड हाइड्रोजन। x हमारा क्या है, कोई भी एक, तो हम ले लेते हैं HCl, हमने HCl के साथ बना दिया, और हाइड्रोजन के साथ बनाना है हमने HX ले लिया, तो हमारा इजिली हमारा क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया। तो यहाँ पे 10th ISC का स्पेसिफिक पेपर कंप्लीट होता है। मैंने 12th ISC और 10th ISC पे दोनों बहुत अच्छे स्पेसिफिक पेपर को अच्छे से सॉल्व कराया है, तो आप लोग ऊपर यूट्यूब पे जाके अच्छे से देखिए, पेपर को समझिए, अगर नहीं समझ आता है तो फिर से उसको देखिए ताकि और अच्छे से समझ आए। और जितना मैंने कुछ पढ़ाया है इस सब का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। तो आप लोग अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से रखिएगा, मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग के बोर्ड्स में पूरे मार्क्स आएंगे जरूर। ओके बाय बाय।